नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों 2019 में एक केस हुआ था जापान में। हुआ क्या था कि एक शख्स था जिसकी एज अराउंड होगी 61 ईयर्स की। ये अपने फादर के साथ एक फ्लैट में रहा करता था काफी टाइम से, और अचानक से इसके फ्लैट जो था उससे काफी ज्यादा जो स्मेल होती है वो आने लगती है आसपास के जो लोग थे या फिर बाकी फ्लैट जो थे बिल्डिंग में उनको। जब वो लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस फिर आती है, इसके रूम के अंदर एंटर करती है, और फिर जो चीज उन लोग को देखने को मिलती है वो देख के पुलिस जो होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। होता क्या है कि इस शख्स के जो फादर होते हैं उनकी बहुत दिन पहले ही डेथ हो चुकी होती है। उनकी डेड बॉडी पड़ी होती है जमीन पे, जिसके अंदर से बॉडी फ्लूइड होता है वो भी लीक करने लग, उनकी बॉडी भी पूरी सड़ने लगती है, और ये शख्स किसी को बताता नहीं है इसके बारे में। डेथ का कॉज हालांकि नेचुरल था, लेकिन इस के अगेंस्ट में फिर केस चलाया जाता है कि इसने इतने दिन तक बताया क्यों नहीं, और कम से कम जो वो कहता है कि इसको 1 साल की सजा जो है वो होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट इसको हिकिकिमोरो डिक्लेयर करती है और छोड़ देती है, और साथ ही साथ इसके लिए दया का भाव भी जताती है कोर्ट। ये हिकिकिमोरो जो शब्द है, ये अगर आप लोग देखोगे तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा सुनाई दे रहा है जापान में। आज के टाइम में ऐसा बताया जा रहा है कि जापान में लगभग 15 लाख लोग जो है वो इस चीज से पीड़ित हैं। तो ये चीज़ है क्या, प्लस इंडिया में या फिर बाकी कंट्रीज़ में इसका जो स्टेटस है वो, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वह क्या है कि देखो, जापान में इस समय 15 लाख, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, लोग इस चीज़ से पीड़ित है। और इस शख्स की जिसकी कहानी मैंने आप लोग को बताई, इसकी तो एज होगी अराउंड 61 ईयर्स की, लेकिन 15 से लेके वर्किंग एज पीपल यानी कि 60 के और इससे ज्यादा के लोग, लगभग हर एज के जो लोग हैं वो इस चीज का शिकार है। ऐसा कहना है जापान के मिनिस्ट्रीज का, जापान के जो न्यूज चैनल्स, न्यूज रिपोर्ट्स होती है उनका। दरअसल ये एक कंडीशन है जिसमें जो शख्स होता है वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता, किसी से भी बात नहीं करना चाहता, सोशली बिल्कुल रहना पसंद करता नहीं है, आइसोलेशन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। इंग्लिश में इस चीज को और इस तरीके के लोगों को शट-इन्स भी करते हैं। कहने का मतलब है कि इस तरीके के जो शख्स होते हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेते हैं। और इस चीज को डेफिनेशन देने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने से या फिर उससे ज्यादा टाइम से अगर कोई व्यक्ति स्कूल नहीं गया है, ऑफिस नहीं गया है या फिर कॉलेज नहीं गया है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा बाहर किसी से मिला जुला नहीं है, तो वो हिकिकिमोरो है। ऐसे लोग जनरली सिर्फ ग्रोसरीज परचेज करना या फिर थोड़ा बहुत जरूरी जब पड़ जाए तभी बाहर निकलना पसंद करते हैं। और ये जो टर्म है हिकिकिमोरो, इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये कोई नया टर्म नहीं है। 1990 से ही जापान में इस तरह की जो चीजें है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और तभी से यानी कि 1990 से ही इसका जो नाम है वो दिया गया है हिकिकिमोरो। कोई बीमारी नहीं है ये। हम लोग के मन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि कभी किसी से ज्यादा बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, तो एक तरीके का सोशल फिनोमिना है, कोई डिसीज नहीं है, कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है इसका। बस लोगों का मूड ऐसा हो गया है कि वो ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं। और इसके रीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि सोशल एंग्जाइटी हो गया, यानी कि किसी भी कारण से समाज में रहने से डर लगना हो गया। एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बनना हो गया, यानी कि आप लोग समझ सकते हो पढ़ाई या फिर काम वाम का जो प्रेशर होता है वो हो गया, कि अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये होगा वो होगा। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये चीज़ एंग्शियस बना देती है इस तरीके के लोगों को। उन लोग को लगता है कि हम लोग को छोटा समझा जाने लगेगा, नीचा समझा जाने लगेगा अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो। फिर डिप्रेशन, बुलिंग, ये सब जो कारण है आम वो भी होता है। और ये सब चल रहा है जापान में। और जापान में हम सब जानते हैं कि जो वर्क कल्चर वहाँ पर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जो वहाँ पर जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। जॉब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, जो कि मैंने आप लोग को बताया, ये सब बहुत आम है लोगों में। और इस चीज़ ने देखो जापान को बहुत ज़्यादा दिया भी है। नो डाउट जापान जो है वो कि आज के टाइम में एक डेवलप्ड नेशन है, और ये एक ऐसा नेशन है जिसने आज से 80 साल पहले, लगभग अंदाजे से अगर आप लोग देखो तो आज से 80 साल पहले न्यूक्लियर बम गिराया गया था। तो ऐसा एक कंट्री पे जिसने ये देखा और उसके ठीक 80 साल बाद वो एक डेवलप्ड कंट्री हो और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल किया होगा जापान के लोगों ने। और यही वो स्पेशल है जो किया है जापान के लोगों ने। यहाँ पर के लोग जो है वो हालांकि शुरू से मेहनती होते हैं, लेकिन इस न्यूक्लियर इंसिडेंट के बाद जो कंट्रीब्यूशन है जापान के लोगों का वो वाकई में बहुत ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ एक डाटा है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। 15 से लेके 29 साल के लोग जो हैं, इनमें 18% लोग जो हैं वो इस चीज़ से शिकार है, यानी कि आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। और 40 से लेके 64 साल के एज वाले जो हैं उसमें 20% लोगों में ऐसा है। इन सब रीजंस के बारे में जो कि मैंने आप लोग को बताया कि कोरिएंटेड कल्चर है जापान का, लोग अपने काम को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं अच्छा परफॉर्म करने का।
उसकी वजह से ये है, वो तो ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है जापान में वो बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है। लोग जो है, जो जवान लोग हैं जापान के, वो शादी कर नहीं रहे, शादी करना चाह नहीं रहे हैं। एक तो उसकी वजह से अकेलापन आता है आगे चल के, और साथ ही साथ जब लोग शादी नहीं करते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो एल्डर पर्सन होते हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अकेले पड़ती है सिंगल पर्सन पे। तो क्या होता है कि जो मैरिड कपल्स होते हैं उसमें एक आदमी ऐसे देखभाल करता है लोगों की और बाकी दूसरा आदमी कमाने जाता है। तो चीज जापान में अब उतना है नहीं, लोग शादी कर नहीं रहे तो अकेली उन लोग को काम भी करना पड़ता है और फिर पेरेंट्स की अकेले देखभाल भी करना पड़ता है। ऐसे में दोनों ही चीज नहीं हो पाता है, ना ही वो काम अच्छे से कर पा रहे हैं, ना ही वो पेरेंट्स की देखभाल अच्छे से कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। एक गिल्ट भी रह जा रहा है कि अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग पेरेंट्स की, और इससे ये सब चीज कंट्रीब्यूट कर रही है स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में। ये जो केस हुआ था जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आप लोग को बताया कि जिसमें इस शख्स के फादर जो है वो बहुत पहले मर गए थे, लेकिन इसने बताया नहीं किसी को। इसमें ये निकल के सामने आई कि डेली ये क्या करता था कि इस जो फादर की डेड बॉडी थी उसको नहलाता था, उसके पैजामा जो है वो सब चेंज करता था और काफी अच्छे से देखभाल जो है वो करता था एक डेड बॉडी की। लेकिन जब इससे पूछा गया कि आपने बताया क्यों नहीं इसके बारे में, तो इसने बोला कि मेरे को पता ही नहीं है कि करना क्या होता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। तो ये पूरी सिचुएशन है जापान में। कोविड जब आया था तो उसके बाद से इस तरह की काफ़ी रिपोर्ट छप रही है कि कोविड की वजह से परमानेंट लोगों के ब्रेन जो है उस पर असर पड़ा है। मेंटल हेल्थ लोगों की जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत लोगों ने अपने क्लोज रिलेटिव्स को खोया है, बहुत लोगों ने अपने जो फाइनेंशियल लॉस है उसको झेला है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए, प्लस काफ़ी टाइम तक आइसोलेशन में रहना पड़ा है। तो इन सब की वजह से जो असर पड़ा है लोगों के दिमाग पे वो बहुत टाइम तक ऐसा रहेगा। काफ़ी रिपोर्ट ऐसी छप रही है जो कि ये चीज़ क्लेम कर रही है, और इसको भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है जापान में ये जो सिचुएशन है इसके लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड-19 के आने के बाद ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में इसने धकेल दिया है। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है जापान में कि कई कंपनियां टोक्यो में और बाकी बड़े बड़े शहरों में खड़ी हो गई हैं, जो कि बहुत मोटा पैसा जो है वो वसूल करती है पेरेंट्स से, और फिर जबरदस्ती उनके बच्चों को उठा के ऐसे कैंपस में ले जाके बंद कर देती हैं जहां पर बहुत से ज्यादा लोग जो होते हैं वो बैठे होते हैं, और फिर मजबूरी में इस शख्स को जो इंटरेक्शन है वो करना पड़ता है इन सब के साथ। ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि इसके बाद इस शख्स की जो मूड है सोशल आइसोलेशन में रहने का उसमें बदलाव आएगा। लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो बताया जा रहा है उतना ज्यादा इम्पैक्ट कर नहीं पाती। इस होता है आदमी का वही ऐसा हो जाता है कि वो सोशल आइसोलेशन को में रहना पसंद करता है और उसी को एंजॉय करने लगता है। तो ये पूरी सिचुएशन है। उसके बाद मैंने कोविड की वजह से जो मेंटल हेल्थ पे असर है उसकी बात की। इसमें अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान में ये देखने को मिला है, पूरे वर्ल्ड में ही ये देखने को मिला है। इंडिया के बारे में भी काफ़ी कहा जाता है इस तरीके का कि बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन में चले गए कोविड की वजह से। और फ्रांस का यहाँ पर डाटा है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 47% लोग जो है वो 18 से 24 साल की एज के उन पे, और 25% लोग जो है इस एज ग्रुप के इनके दिमाग पे असर पड़ा है कोविड की वजह से। जर्मनी में भी बताया जाता है कि 38% यंग लोगों पे और फिर 22% ओल्डर एडल्ट जो है उनके दिमाग पे असर पड़ा है कोविड की वजह से। यहाँ इंडिया का आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल डाटा है, कोविड के बाद का नहीं बल्कि 2021 तक क्या सिचुएशन है मेंटल हेल्थ की वो डाटा है। WHO के सोर्स से ये डाटा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि 300 मिलियन लोग जो है वो किसी ना किसी मेंटल इशू से जूझ रहे हैं। लास्ट का जो डिकेड है उसमें बताया जाता है कि 18% ये इंक्रीज किया है उसके पहले के डिकेड से। कंट्री को अराउंड 65 से लेके 75,000 साइक्रेटिस्ट की जरूरत है, और ये जो रिसोर्सेज हैं, साइक्रेटिस्ट होना, इस लाइन में नर्स होना, और भी बाकी स्टाफ जो है जो मेंटल हेल्थ से डील करता है उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी बताई जाती है इंडिया में। तो ये पूरी सिचुएशन है। यहाँ पर एक और चीज़ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि होता क्या है कि देखो जब भी हम लोग को चोट लगती है शरीर पे, हाथ पैर पे, कहीं पर, तो हम लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने, और बिल्कुल शर्माए बिना डॉक्टर को बताते हैं कि यहाँ पर चोट लगी है, ये सिचुएशन है। डॉक्टर दवाई देता है, हम लोग लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब मेंटल इशू कोई होता है, जब हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं, जब डिप्रेशन फील करते हैं, जब परेशान होते हैं, तो एक तो हम लोग इसको सीरियस लेते नहीं है, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन साथ ही साथ सोशल स्टिग्मा की वजह से बहुत से लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं कि लोग कहेंगे कि अरे पागल हो गया है, कोई दिमागी बीमारी है, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा असंतुलित है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीज़ टेम्पररी कंडीशन होती है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग माइंड वाला पर्सन, बहुत ही ज़्यादा काबिल पर्सन, उसको भी मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है थोड़े टाइम के लिए। लेकिन ये जो डर है सोशल स्टिग्मा का, ये चीज़ हम लोग को और भी ज़्यादा मजबूर कर देता है कि इस तरीके की चीज़ों पे हम लोग शांत बैठे रहें।
जो सिचुएशन है उसको झेलते रहें, नहीं तो समाज क्या कहेगा। लेकिन ये चीज कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आज के टाइम में इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग को याद हो तो कई स्टार्स जो थे बॉलीवुड के, वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि इस चीजों पे खुल के बात करनी चाहिए, लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। कई एडवर्टीजमेंट इस तरीके के बीच में आने लगे थे, मैंने भी देखा था टीवी पे, जिसमें इसके बारे में बात की जा रही थी। और ये सब चीज़ केवल इंडिया में ही आप लोग को देखने को मिलेगी, विदेशों में इस चीज़ को एक प्रॉब्लम, वाकई में प्रॉब्लम मानी गई है। बाकी लोग इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करते भी हैं। और हमारे यहाँ तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वाकई में इस तरीके की बातें होने लगती है कि ये जो है ये दिमाग से पैदल है या फिर पागल हो गया, इसका दिमाग ही नहीं है, इस तरीके की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कही जाने लगती है उस पर। गांव में ये सब चीज़ें आप लोग को और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, सोशल स्टिग्मा से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, और खुद के जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह के आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे न्यूज़पेपर में, और काफ़ी मोटिवेशन स्पीच भी सुनते होंगे, तो उसमें यही कहा जाता होगा कि सोशल विड्रॉल कर लीजिए, अकेले प्रैक्टिस करिए ताकि रिजल्ट है वो शोर करे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये सब चीज़ जाहिर सी बात है, अगर काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, तो अकेले में ही ये सब काम होंगे। लेकिन एक बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सोशल वैल्यूज़ है, जो सोशल सिस्टम बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सक्सेस का जो कॉस्ट है वो फैमिली या फिर फ्रेंड को लूज़ करके नहीं आना चाहिए।